गुड आफ्टरनून सभी को। जय हिंद गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद। बढ़िया, चलो एक बार अपने सभी साथियों को इन्फॉर्म कर दो, है ना। हालांकि मैंने ग्रुप में मैसेज डाल दिए हैं, लेकिन आपके जो भी कनेक्शन में है, ये जो हमारी शाम वाली क्लास थी, आज मैंने 12 बजे इसको रिशेड्यूल कर दिया है। ठीक है, ओके ओके राजीव राजीव, ठीक है, क्योंकि शाम में मुझे कहीं जाना था तो आज, है ना। चलो एक बार प्लीज भाई सबको बता दो, फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। चलिए, नमस्कार एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। चलो ठीक है, बच्चों को बोला तो था मैंने भाई, पूरे नहीं आए बच्चे। मैं पहले आपको बताता हूं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, आज मैं सबसे पहले आपको बताता हूं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जो पहले हमारा टॉपिक रह गया था, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। चलिए, गुड आफ्टरनून, एक बार अटेंडेंस लगा दो, कौन कौन आ चुका है। सर हमारे पास ना तो होते हैं और ना ही कोई ना तो नोट है और ना ही कोई बंदी। चलो, आपके पास वो चीज है जो किसी के पास नहीं है। ठीक है, जुनून और हौसले, और जुनून और हौसलों के आगे, है ना, सारी चीजें नीचे झुक जाती है। एम आई राइट और रॉन्ग? इफ आई एम राइट देन ठोको लाइक, इफ आई एम रॉन्ग देन ठोको डबल लाइक। चलो सर टैब पर देखिए। कहाँ गए थे सर कल? कल कहीं नहीं गया भाई, कहाँ जाऊंगा यार, रात 11 बजे फ्री हुआ हूँ। हाँ, 11 बजे रात फ्री हुआ हूँ। ठीक है, तुम्हारी 2 क्विज थी, वो क्विज अपलोड की 11 बजे, 10:59 तक वो क्विज अपलोड हुई। If the displacement of an object is proportional to the square of time, then object moves with the. If the displacement of an object is proportional to the square of time, then the object moves with uniform velocity, uniform acceleration, increasing acceleration, decreasing acceleration. ठीक है भाई, तो क्या होगा इसमें? इफ द डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ टाइम के, टाइम के स्क्वायर के, राइट। चलो जी ठीक है, टाइम आपका 1 हुआ तो डी आपका 2 हो जाएगा, 2 हुआ तो 4 हुआ, 3 होगा तो 9 हो जाएगा। ठीक है, 1:2, 2:4, 3:2। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। 1 2 2:4, 3, 2 दूनी 4, 3 3 9, 4 चौक 16, 5 25। तो इसका जो ये कैसा हो जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। भाई टाइम कम है, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो रहा है ना। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हो रहा है क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है ना। और वेलोसिटी जो बढ़ रही है वो एक यूनिफॉर्म रेट पे बढ़ रही है। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो ठीक तो है भाई, क्या गलती है? वेलोसिटी क्यों नहीं होगा? वेलोसिटी इसलिए नहीं होगा, यदि वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, ठीक है मेरे दोस्त, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो डिस्प्लेसमेंट और जो टाइम का ग्राफ होगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ेगा, वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि वेलोसिटी बढ़ रही है तभी तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। हाँ जी, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा आपका टाइम नहीं, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस क्या है टाइम के डायरेक्ट स्क्वायर के। टाइम बढ़ रहा है वो दुगनी बढ़ रही है, और बढ़ रहा है दुगनी, मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है। ठीक है, अच्छा
आज हम बात करेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, जो भाई आज इस क्लास में नहीं आए हैं आप रिकॉर्डिंग देख लेना भाई, है ना। आपको भी मेरा नमस्कार है। मैंने बोला था कि मैं कल क्लास है ना टाइम चेंज करूंगा, तो थोड़ा सा ये भी अपडेट रहा करो, है ना। चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना, मकसद पूरा होना चाहिए। आज हम बात करेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। आवाज नहीं आ रहा है? केमिस्ट्री का क्या होगा बताया तो था, कल खात्मा होगा और क्या होगा। मिड ऑफ दिसंबर से शुरू करूंगा और हाफ जनवरी तक खत्म कर दूंगा, परेशान मत हो, ठीक है। चलो, तो आज हम बात करेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में। टर्म्स को मैं देखता हूं तो इसके अंदर दो वर्ड होते हैं, एक आपका रिफ्रैक्शन हो गया और एक आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो गया। सॉरी सर, अनु सर का क्लास थोड़ा लेट एंड हुआ था आज। चलो कोई बात नहीं पाठक साहब, बाकी लोगों को भी बता दो एक बार, शुभांशु है, सोनी साहब है और भी है। तो रिफ्रैक्शन किसकी वजह से हो रहा है? एटमॉस्फेयर की वजह से हो रहा है। जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? एटमॉस्फेयर की वजह से हो रहा है। तो एटमॉस्फेयर की वजह से होने वाले रिफ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं। हमारी जो अर्थ है, ये क्या है? हमारी अर्थ है ना। और इस अर्थ का क्या है? ये एटमॉस्फेयर है। और इस एटमॉस्फेयर में क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती है। इस एटमॉस्फेयर में क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट लेयर होती है। लेयर के साथ साथ इसमें क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स, डिफरेंट टाइप के डस्ट, सब कुछ क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप की लेयर्स, डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स क्या बनाते हैं? यहाँ पे कंपैरेटिवली रेयरर एंड डेंसर मीडियम बनाते हैं। भाई जहां पे पार्टिकल ज्यादा होंगे वो डेंसर मीडियम हो जाएगा, और जहां पे पार्टिकल्स कम होंगे वो आपका कैसा हो जाएगा? रेयरर मीडियम हो जाएगा। तो इस लेयर की वजह से, डिफरेंट डेंसिटी की वजह से यहाँ पे क्या होते हैं? मीडियम बनते हैं। कैसे मीडियम बन जाते हैं? कहीं रेयरर मीडियम बन जाता है और कहीं डेंसर मीडियम बन जाता है। और रिफ्रैक्शन क्या कहता है? कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसका पथ क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। इसी को हमने क्या बोला था? रिफ्रैक्शन बोला था। So this is the advanced form of the applications of the refraction in which various phenomena are concluded. आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इवेंट। अब वहां पे सारे ही हमें ठीक लगते हैं, तो हमें क्या करना है? पर्टिकुलर हमें उस फिनोमिना को समझना है। ठीक है, द अर्थ एटमॉस्फेयर इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। जो हमारी अर्थ है, अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है वो यूनिफॉर्म नहीं है। मतलब वो क्या है? चेंज होती रहती है, इसकी डेंसिटी चेंज होती है एज वी मूव अप टू डाउन, जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर, टॉपोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आयनोस्फेयर, ये लेयर होती है ना हमारी ज्योग्राफी में जब आप पढ़ते हो, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है भाई, चलो। अच्छा, एक चीज जो मैं बतानी भूल गया, आज क्या है? 1 दिसंबर है एंड दिस इज द 8th डे। दिस इज द 8th डे, ठीक है। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म एट 8th? हाँ जी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ 8th? एनीबॉडी? What is the full form of AIDS? Acquired immunodeficiency syndrome। चलिए ठीक है, तो एड्स क्या है? एक्चुअली में ये बहुत ही खतरनाक डिजीज है एंड दिस इज कॉल्ड द एसटीडी डिजीज। तो आपका जो होमवर्क रहेगा मेरी तरफ से कि भाई ये एसटीडी डिजीज क्या होती है। एसटीडी का मतलब होता है दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। क्या होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड का मतलब क्या होता है? द डिजीज
they transmitted from one person to another person by the contact of activity of sex. मतलब जो सेक्सुअली क्या होती है ना, आइदर दे आर फिजिकली, है ना, या फिर ओरली, वो उसके थ्रू क्या होती है, फैलती है. एंड दिस इज द वेरी क्रिटिकल डिजीज. ये क्या होती है, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, बॉडी की जो पावर होती है उसको खत्म कर देती है, इम्यून पावर को खत्म कर देती है. और इम्यून पावर खत्म होने से हमारे अंदर छोटी सी भी बीमारी हो गई तो वो भी ठीक होने में 1 साल लगा लेती है. ठीक है, तो मैं हालांकि आपको पढ़ाऊंगा बायोलॉजी में, लेकिन आपको क्या है, एसटीडी ये पढ़ना है कि भाई एसटीडी डिजीज कौन कौन सी होती है. कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट अ एसटीडी डिजीज. ठीक है, तो आपका गोनोरिया है ना, एड्स है, बहुत सारी डिजीज है. आई विल टेल यू कि जो कैसी होती हैं, एसटीडी होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है. ठीक है भाई, और फ्यूचर में थोड़ा सा ध्यान भी रखना इन चीजों का. क्यों भाई, है ना, कोई भी डे मनाया जाता है तो वो जागरूक करने के लिए मनाया जाता है, तो थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखना है ना. ऐसे नहीं है कि मना लिया, विश कर दिया, खत्म हो गया. क्यों, तो दैट इज द एड्स, है ना. तो भाई चेतावनी है कि भाई लोग वार्न करते हैं कि भाई हमें क्या है, थोड़ा सा, है ना, एड्स मतलब अपनी डेफिशिएंसी को खत्म कर देता है. ठीक है, अब ये फैलता कैसे है, तो जरूरी नहीं है कि सेक्सुअली मतलब सेक्सुअल एक्टिविटीज से ही फैलता है ना. डॉक्टर साहब की सुई से भी फैल सकता है ना. तो जब कभी डॉक्टर साहब के पास जाते हो, जो झोला छाप होते हैं, है ना, उनको बोलो भैया कि नई सुई यूज कर लो, नई सिरंज यूज कर लो, है ना. नाई के पास जाते हो तो एक ही ब्लेड से रगड़ा लगाता रहता है, वो कम से कम एक ब्लेड से 10 कटिंग कर देता है. उसको बोलो कि भैया इसको थोड़ा सा साफ कर लो, है ना. तो बहुत सारे तरीके इसके होते हैं, है ना. चलिए, ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं. इट कैन बी कंसिडर्ड टू बी द कंसिस्टेड ऑफ लेयर्स ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज which act as a rare or denser medium with respect to one another. सर ग्लास स्लैब का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया क्या? नहीं, अभी नहीं बताया, बताऊंगा. And the refraction of light due to these layers is called the atmospheric refraction. तो ऐसे ही रिफ्रेक्शन को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रेक्शन बोलते हैं. And what the important part of this class, that is the phenomena based on atmospheric refraction. आपको डायरेक्टली क्वेश्चन मिलेगा कि टिंकलिंग ऑफ स्टार के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है. स्कैटरिंग है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन है. So here are some phenomena which are directly responsible by the act of atmospheric refraction. उनके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, जैसे आपका क्या हो गया, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हो गया, कि जो तारे चमकते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से होते हैं. द स्टार सीम्स हायर देन एक्चुअली अपीयर. जो तारे होते हैं वो क्या होते हैं, हमें हायर दिखाई देते हैं देन दे एक्चुअली अपीयर्स. थर्ड है द एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट. एंड फोर्थ है सन अपीयर्स फ्लैटर्ड एट द सनराइज एंड सनसेट. Now, one by one, I explain each and everything about these phenomena. So, first of all, that is the twinkling of stars. तारे क्यों चमकते हैं, है ना. एक मीम बनता है इस पे कि भाई हम जब किसी से पूछते हैं कि भाई ये तारे क्यों चमकते हैं, तो सामने वाला कहता है फिजिक्स पढ़ी है, कह रहा नहीं पढ़ी. कह रहे ऊपर आसमान में हमारे क्या होते हैं, आसमान में हमारे चलो, तो ठीक है, तारों के शहर में, हाँ जी, तो मतलब भगा दिया, लेकिन बाद में पता चला कि भाई ये क्यों टिमटिमाते हैं. अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ है आपके साथ
कि जैसे आसमान से कोई तारा टूट के हुआ आ रहा है और आपने भी ऐसे हाथ जोड़ के अरे भगवान एनडीए में सिलेक्शन करवा दे, हैं? क्यों भाई, ऐसा भी होता है? अच्छा रजत, आपके साथ हुआ है? भाई जो चीजें होती हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। कहते हैं कि जब तारा टूटता है तो मन्नत मांग लो, सब पूरा हो जाता है ना। हाँ सर, एक कहावत है, बता रहा हूँ भाई, है ना। चलो जिसके साथ नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन जिसके साथ हुआ है वो समझ सकता है ना। ये सर एनडीए नहीं कुछ मांगा था उस समय पे। चलो, तो बेसिकली ये किसकी वजह से होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। ठीक है, देखो होता क्या है कि ये क्या है, हमारी अर्थ की सरफेस है, एंड यहां पे क्या है, डिफरेंट लेयर्स की वजह से ये जो लाइट आती है, ये लाइट सीधी नहीं आ पाती है। भाई यहाँ पे डिफरेंट लेयर नहीं होती, तो ये लाइट का क्या है, लाइट की कोई बच्चे भूखे नहीं मर रहे हैं कि ये इधर उधर जाती, ये सीधी आती और सीधी चली जाती आगे को, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है, डिफरेंट लेयर की वजह से, है ना, इसमें मल्टीपल टाइम ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। जो टूट चुका है उसको, एक्चुअली वो स्टार कई साल पहले ही टूट चुका होता है। चलो ठीक है, और जो टूट चुका है उससे क्या मांगेंगे? क्यों भाई, जो खुद टूट चुका है वो लोगों को क्या जोड़ेगा? चलो, तो बेसिकली जब ये लाइट यहां तक पहुंचती है तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है, दैट इज आप, हमें क्या देता है, ये टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, है ना। अब मैं बात करूं मून की, तो मून तो हमें टिमटिमाता हुआ नहीं दिखाई देता है। भाई मून तो हमें टिमटिमाता हुआ नहीं दिखाई देता है ना। क्यों? क्योंकि पहला, इसके कंपैरिजन में ये क्या होता है, बहुत ही पास होता है। इसके कंपैरिजन में ये बहुत ही पास होता है, और यहाँ पे ये मल्टीपल टाइम ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता है। तो तारे जो टिंकलिंग करते हैं वो किसकी वजह से करते हैं? दैट इज मल्टीपल टाइम ऑफ रिफ्रैक्शन की वजह से, है ना। कभी दाएं कभी बाएं, कभी दाएं कभी बाएं, इस तरीके से ये क्या करते हैं, रिफ्रैक्ट करते हैं। बनी क्या हो गया, तुम रेगुलर नहीं आ रहे हो और आते भी हो तो लेट आते हो, कोई बात हो गई है क्या? चलिए, as the light from the star enter the earth's atmosphere, it undergoes refraction due to various optical densities of air at various altitude. The continuously changing atmosphere reflect the light by different amounts. In this way, the starlight reaching our eyes increase and decrease continuously, and the stars appears twinkle at night. ठीक है, चलो। Second जो phenomena है, that is called the स्टार सीम्स हायर देन दे एक्चुअली अपीयर। जो तारे होते हैं, है ना, वो हमें क्या है, हायर दिखाई देते हैं, मतलब और ज्यादा डिस्टेंस पे दिखाई देते हैं एक्चुअल में वो जितने हैं, और इसी वजह से तारे हमें क्या है, छोटे दिखाई देते हैं। ये जो तारे होते हैं ना, स्टार होते हैं, ये हमारे प्लेनेट से भी बड़े होते हैं कई बार, लेकिन इनकी डिस्टेंस क्या होती है, ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये क्या है, हमें छोटे दिखाई देते हैं। चलिए अब इसको समझते हैं। तो अब यहां पे क्या होता है कि भाई ये क्या है, हमारी अर्थ की एटमॉस्फेयर है, ये क्या है, अर्थ की सरफेस है, सॉरी, एंड ये क्या है, अर्थ का एटमॉस्फेयर है। ये क्या है, अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ठीक है। बनी कुछ नहीं हुआ है तो आप क्यों नहीं आते हो क्लास में? भाई किसी बच्चे के साथ ऐसा हो जाता है कि वो 2-3 क्लास नहीं आता है और फिर बाद में उसको लगता है कि मेरा बहुत कुछ छूट गया है, अब मैं ये बैच नहीं करूंगा, क्लास नहीं करूंगा, तो ये डिसीजन पहले लेने से पहले एक बार बात कर लिया करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ अब ऐसा होगा, 2 दिन क्लास छूटी, 3 दिन छूटी, चौथे दिन छूटी, फिर छोड़ो यार, चल छोड़, खत्म कर, है ना, कुछ और करते हैं। तो ये डिसीजन लेने से पहले एक बार बात कर लेना, या फिर ये सोच लेना कि वाई आई हैव स्टार्टेड, मैंने शुरू क्यों किया था। मैंने छोड़ने के लिए शुरू नहीं किया था, खत्म करने के लिए शुरू किया था, ठीक है। चलो, रिकॉर्डिंग देख के आ जाया करो लाइव, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, ठीक है। इस टाइम पर तो केमिस्ट्री की होती है, ये आप वही है ना, आप अपडेट नहीं रहोगे तो कैसे पता चलेगा। ओके, अब क्या होता है कि यहाँ पे हमारी सरफेस, यहाँ से जो ये ऑब्जर्वर है, और स्टार क्या होते हैं, यहाँ पे होते हैं, ठीक है। हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, तो जो धूल और धुआं होता है
वो निचले लेयर में ज्यादा होता है और धीरे 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 ये क्या है, कम होता चला जाता है। यानी कि नीचे क्या होता है, डेंसर मीडियम, और ऊपर क्या होता है, रेयरर मीडियम। यानी कि लाइट जब स्टार से कहां पहुंचती है, ऑब्जर्वर के पास पहुंचती है, तो उसका जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इंक्रीज हो रहा है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो इसका मतलब डेंसर होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो क्या होगा, रेयरर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट कैसे जा रही है, रेयरर से डेंसर की तरफ जा रही है। अब रेयरर से डेंसर की तरफ लाइट जब जाती है, रेयरर से डेंसर की तरफ लाइट जब जाती है तो लाइट क्या हो जाती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाती है। मतलब ये जो लाइट है इसको जाना था सीधा, लेकिन ये बैंड होके बैंड होके बैंड होके ये क्या हो गई, हल्की सी कर्व हो जाती है। तो ऑब्जर्वर जब इसको देखता है तो इसको एक्चुअल ना देख के इसकी एपरेंट पोजीशन दिखाई देती है। एपरेंट का मतलब होता है भ्रम, एपरेंट का मतलब होता है दैट इज नॉट एक्चुअल, है ना। जो रात को आप सपने में सोचते हो ना, मैं उसके साथ घूम रहा हूँ, कल वहां जाऊंगा, तो वो एपरेंट होता है ना। और एक्चुअल में क्या होता है, जहां हो वहीं रहोगे, जहां हो वहीं रहोगे, फिजिक्स पढ़नी है ना, और एनडीए निकालना है, ये करना है, ठीक है। तो एपरेंट का मतलब होता है दैट इज नॉट एक्चुअल, जो रियल में नहीं है। तो इसकी जो एपरेंट पोजीशन होती है वो एक्चुअल पोजीशन से कुछ ऊपर होती है, ठीक है। तो पूछा जाता है कि भाई क्यों, बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। चलिए बताइए समझ में आया कि नहीं, इज इट क्लियर टू यू और नॉट? हाँ जी सर, स्टार्स रात को ही ट्विंकल करते हैं। चलो हाँ, देखो रात को ही स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हैं या रात को ही क्यों चमकते हैं, क्योंकि दिन में उनका बापू प्रेजेंट रहता है, सन। और सन क्या होता है, विद कंपैरिजन टू द स्टार वो नियर होता है और उसकी लाइट ज्यादा होती है, ठीक है। आपको पता होगा कि चंद्रमा, जो मून की लाइट होती है वो कभी खत्म नहीं होती है। क्यों भाई, मून के पास ऐसा स्विच नहीं है कि भाई शाम हुआ उसने स्विच ऑन कर दिया उसकी लाइट चालू, है ना। और जैसे ही सुबह हो गई कह रहा ड्यूटी खत्म, स्विच ऑफ कर दिया, अब बत्ती गुल मीटर चालू। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। कई बार आप देखोगे कि दिन में भी मून आपको दिखाई दे सकता है, लेकिन विद कंपैरिजन टू द सन, सन की लाइट ज्यादा होती है, सन की लाइट ज्यादा होती है, उसके रेस्पेक्ट में वो नहीं दिख पाता है। और सन, मून और अर्थ का क्या होता है, तीनों का रिलेटिव मोशन होता है। सन, मून और अर्थ का रिलेटिव मोशन होता है, जिसकी वजह से वो नहीं दिख पाती है। और स्टार्स दूर होते हैं, और दूर होने से क्या होती है, उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो क्या है, दिन में दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है भाई। चलिए, the star seems higher than they actually appear. As the light from a star enters the earth atmosphere, it undergoes atmospheric refraction and bend towards the normal position each time, है ना भाई। रेयर से डेंसर की तरफ जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल वो क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी, ठीक है। The upper layer of the atmosphere are rarer than the lower layer. The apparent position of the star is all slightly different from its actual position. That's why the stars appear slightly higher than its actual position when viewed near the horizon. ठीक है। तो पीडीएफ में भी मैंने सारी बातें लिख रखी हैं, मैं साथ ही साथ समझाता भी चल रहा हूं। तो पीडीएफ को भी कभी मेरे बाद में आप इसको पढ़ोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कोई बुक पढ़ रहे हो, ऐसा लग रहा है कि जैसे जो बातें मैंने बताई हैं वही आपको क्या है, डिसाइड होगा, ठीक है। चलो, क्लियर है सभी को? हाँ जी, क्लियर है सभी को? चलिए, कोई डाउट किसी को? चलो, नेक्स्ट हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, वो भी बताऊंगा मैं, सनी बताऊंगा। दैट इज कॉल्ड द एडवांस सनसेट एंड डिलेड, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, ये क्या होगा, सनराइज होगा। अब क्या होता है कि जो सन होता है, सन हमें यदि 7:02 पे निकल रहा है
तो वो हमें 7 बजे से ही दिखना शुरू हो जाता है। और मैं शाम की बात करूं तो यदि वो 6:58 पे सनराइज हो रहा है तो वो हमें 7 बजे तक दिखेगा, है ना। इसका मतलब क्या होता है कि सन निकलने से 2 मिनट पहले दिखने लग जाता है और छुपने के 2 मिनट बाद तक वो हमें दिखता है। तो इसके पीछे भी क्या रीजन है, दैट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। The sun is visible to us 2 minutes before the actual sunrise and about 2 minutes after the actual sunset. This is because of atmospheric refraction. ऐसा किसकी वजह से होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। When the sun is slightly below the horizon, the sunlight coming from less dense to more dense air and reflected downward. कंसेप्ट सब में वही होगा, चलो थोड़ा सा बता दो, ठीक है। देखो ये हमारी क्या है, अर्थ की सरफेस है, ठीक है, और ये क्या है, हॉरिजॉन है ना। तो जब क्या है, सुबह को सन निकलता है, ठीक है, सुबह को जब सन राइजेस होता है, अब सन